नमस्कार। चार बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वैशाली वर्मा। आज की पहली बड़ी खबर में बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां मतदान के बाद अब मतगणना की तैयारी की जा रही है। वहीं दूसरी बड़ी खबर में आज हम बात करेंगे राजस्थान की, जहां विधानसभा के चुनाव के लिए बीजेपी पूरी ताकत झोंकती हुई नजर आ रही है। वहीं तीसरी बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां पर सिलेबस पर सियासत देखने को मिल रही है। क्या है पूरा मामला, जानेंगे इसी कार्यक्रम में। वहीं चौथी और आखिरी बड़ी खबर की बात करें तो उत्तराखंड से है, जहां पर सिलक्यारा टनल में 11 दिन से फंसे 41 मजदूरों को निकालने का काम जोरों पर है। तो शुरू करते हैं चार बड़ी खबरें। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में मतदान के बाद अब मतगणना की तैयारी की जा रही है। 3 दिसंबर को होने वाली काउंटिंग तैयारियां अब अंतिम चरण में है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों से चर्चा की है। इस दौरान उन्होंने तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान तय किया गया कि प्रदेश में मतगणना केंद्रों में वीआईपी लोगों का प्रवेश नहीं मिलेगा। राज्य के मंत्री हो या फिर केंद्र के मंत्री, मतगणना केंद्रों में उन्हें प्रवेश नहीं दिया जाएगा। केवल प्रत्याशी या पार्टी एजेंट को ही मतगणना केंद्र में आने की अनुमति होगी। इसके लिए चुनाव आयोग ने स्थिति साफ कर दी है। इसके अनुसार मंत्री, सांसद, विधायक और महापौर गणना एजेंट भी नहीं बन सकेंगे। साथ ही सरकारी कर्मचारी भी पार्टियों के एजेंट नहीं बन सकेंगे। इधर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मतगणना के संबंध में महत्वपूर्ण बैठक की है। इस दौरान उन्होंने काउंटिंग को लेकर सभी जिलों में की जा रही तैयारियों को लेकर कलेक्टर्स और जिला निर्वाचन अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। कलेक्टर्स ने भी तैयारियों के संबंध में उन्हें अवगत कराया है। इसके साथ ही स्ट्रांग रूम में रखी गई ईवीएम की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी राजन ने जिला निर्वाचन अधिकारियों से जानकारी ली है। साथ ही उन्होंने कहा कि स्ट्रांग रूम के में तीसरा सीसीटीवी कैमरा बंद होने को मिल रही शिकायतों को गंभीरता से लिया जा रहा है। और आइए इस खबर पे ज्यादा जानकारी लेते हैं हमारे संवाददाता सत्यम शर्मा से। जी सत्यम, जैसा कि वीआईपी मतगणना को लेकर, जहां पर वीआईपी जो स्थल पर है, वहां मतगणना स्थल पर है, वीआईपी लोगों की एंट्री वहां पर बंद कर दी गई है। क्या किसी गड़बड़ी की आशंका के चलते ये कदम उठाया गया है? देखिए वैशाली, बता दें कि 3 दिसंबर को मतगणना होनी है और मतगणना से पहले अब जो प्रशासन है, जो निर्वाचन आयोग है, वो काफी सख्त है। लगातार कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारियों की बैठक ली जा रही है। अनुपम राजन जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं, वो लगातार जो प्रशासनिक अधिकारी उन पर उनकी बैठक ले रहे हैं और लगातार निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। और कलेक्टर को कहा गया है कि आप 2 बार, एक दिन में 2 बार जाकर जांच करें। जहां भी जो मतगणना स्थल है वहां पर जाकर जांच करें और पर डे की रिपोर्ट जो है वो शो करे। तो इस तरह कलेक्टर लगातार वहां पर जांच कर रहे हैं और कलेक्टर के द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी जो होता है कलेक्टर, वो लगातार अपनी रिपोर्ट दे रहे हैं। आपको बता दें कि स्ट्रांग रूम जो जहां पे मतगणना होनी है वहां पे सख्त पहरा है। सीसीटीवी फुटेज लगाए गए हैं और केंद्रीय बल वहां पे तैनात किया गया, डिप्लॉय किया गया है। और जो वीवीआईपी है, इस बार उनको एजेंट नहीं बनाया जाएगा, केवल प्रत्याशी ही यहाँ पर एजेंट रहेंगे। केवल अभी तो फिलहाल पास धारकों को ही अंदर जाने दिया जा रहा है और जिस दिन मतगणना होगी उस दिन केवल वीवीआईपी को एंट्री नहीं मिलेगी, सिर्फ प्रत्याशियों को ही अंदर की एंट्री मिलेगी। कोई भी वीवीआईपी, चाहे मंत्री हो, चाहे सांसद हो, चाहे महापौर हो, वो अंदर एंट्री नहीं कर सकेगा। तो कुल मिलाकर इस बार निर्वाचन आयोग काफी सख्त है। और आपको बता दें कि जो एग्जिट पोल है उन पर भी रोक लगी हुई है। 30 नवंबर तक जो एग्जिट पोल है उन पर कोई, चाहे टीवी हो चाहे पेपर हो, उसमें एग्जिट पोल के नतीजे नहीं दिखाए जाएंगे। जो प्रीवियस नतीजे दिखाए जाते हैं कि किसकी सरकार बन सकती है, तो उस पर भी रोक लगी हुई। 30 नवंबर तक शाम 6 बजे तक इस पर रोक लगी हुई है। वही बात करें तो जो कलेक्टर है उनको रिपोर्ट सौंपने के निर्देश जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने दिए हैं वो लगातार जारी है और कलेक्टर जाकर जायजा भी ले रहे हैं। पर डे हर दिन जो स्ट्रांग रूम है वहां पर जाकर उनकी जो भी मतगणना स्थल है उसका जायजा लिया जा रहा है। जी वैशाली। सत्यम, जैसा कि ईवीएम को लेकर, सुरक्षा को लेकर भी सवाल लगातार खड़े किए जा रहे हैं, जबकि उसकी सुरक्षा अच्छे से की जा रही है, उसके बाद भी सवाल खड़े करे जा रहे हैं। कांग्रेस को कहीं ना कहीं इस बात का संदेह है, कांग्रेस कहीं ना कहीं इस बात से डर रही है। आखिर ऐसा क्यों? देखिए पिछली बार की तरह 2018 में भी इसी तरह के कई आरोप लगाए गए थे निर्वाचन अधिकारियों के ऊपर। उस पर इस बार भी कई आरोप लगाए गए हैं। बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, दोनों ही पार्टियों का आरोप लगाए जा रहे हैं। ऐसे में जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं अनुपम राजन, उन्होंने भी साफ तौर पर कह दिया है कि जो निरीक्षण है वो लगातार चलता रहे। सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में मतगणना स्थल है और
जब मतगणना होगी तब हर एक टेबल पर एक माइक्रो ऑब्जर्वर लगाया जाएगा जो उस पर निगरानी रखेगा। और जी ये जो आरोप प्रत्यारोप के दौर है वो चुनाव के बाद से हमेशा से लगते आए हैं। इस बार बीजेपी भी आरोप लगा रही, कई जगह पे बीजेपी ने लगाया आरोप कि जो निर्वाचन के अधिकारी हैं वो लगातार कांग्रेस के एजेंट बनकर काम कर रहे हैं। वही कांग्रेस ने भी आरोप लगाया है कि बीजेपी के अधिकारी तो मतगणना को लेकर, जो मतगणना स्थल स्ट्रांग रूम को लेकर के जहां भी बिजली की आपूर्ति मतगणना के दिन खराब न हो, इसके लिए जो बैकअप है उसका सिस्टम रखने के लिए भी मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने आदेश जारी किए। आज देखिए विदिशा में वो खुद अनुपम राजन गए थे और उन्होंने वहां का निरीक्षण किया है जहां मतगणना होती है, वहां पर निर्देश जारी किए हैं। सुबह कल मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिला अधिकारियों के साथ उन्होंने चर्चा की है। इस दौरान अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी, सह मुख्य निर्वाचन अधिकारी सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे हैं। जी सत्यम, ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर, जहां पर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में चुनाव के बाद अब राजस्थान विधानसभा के चुनाव के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंकती हुई यहां पर नजर आ रही है। वहीं बड़े बड़े राजनेताओं के दौरे भी लगातार जारी हैं। इसी कड़ी में सीएम शिवराज जयपुर दौरे पर, जहां उन्होंने चुनावी सभा को संबोधित करते कांग्रेस पर निशाना साधा है और इस दौरान भ्रष्टाचार में राजस्थान को नंबर 1 बताया। वहीं सीएम ने कहा कि साइबर क्राइम में राजस्थान नंबर 1 है और सांप्रदायिक दंगे में भी नंबर 1 है। साथ ही सीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश में अभी चुनाव संपन्न हुए हैं, मध्य प्रदेश में फिर से भारी बहुमत से सरकार बनने जा रही है। राजस्थान की अशोक गहलोत जी की सरकार कुशासन का पर्याय है। आप जानते भ्रष्टाचार में राजस्थान नंबर 1 है। मैं तो हैरान हूं कि सरकार की योजना भवन से करोड़ों रुपया बरामद होते हैं। सोना बरामद ये सब पहली घटना है कि सरकारी कार्यालय से पैसा और सोना बरामद हो रहा है। अब जल जीवन मिशन इसलिए था कि हर घर पीने का पानी पहुंच जाए, लेकिन लगभग 20,000 करोड़ का जल जीवन घोटाला यहां हो गया। 5 साल में 11 लाख अपराधों का रिकॉर्ड। साइबर क्राइम में राजस्थान नंबर 1 और सांप्रदायिक दंगे, मैं मध्य प्रदेश से आता हूं, क्या मजाल कि एक सांप्रदायिक दंगा हो जाए, कोई आंख उठा के देख ले। शांति का टापू है मध्य प्रदेश। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेते हैं हमारे संवाददाता सत्यम शर्मा से। जी सत्यम, जैसा कि मध्य प्रदेश में अभी हाल ही में चुनाव संपन्न हुआ और उसके बाद अब काउंटिंग की तैयारी, 3 तारीख को काउंटिंग की जाएगी और इसको देखकर यही लगता है कि बीजेपी सरकार, यहाँ पर बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया जा रहा है। इसको आप किस नजरिए से देखेंगे? देखिए, राजस्थान में 25 नवंबर को मतदान होनी है। ऐसे में स्टार प्रचारकों में सीएम शिवराज सिंह चौहान जो मध्य प्रदेश के सीएम है वो लगातार अभी पहुंचे हुए हैं राजस्थान में। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा राहुल गांधी जिस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी को अपशब्द कह रहे थे वह ठीक नहीं है। ये हमारे लिए गर्व का विषय था कि पीएम नरेंद्र मोदी किसी स्टेडियम में पहुंचे और भारत के जो क्रिकेटर थे जो मैच देखने आए थे और जो प्लेयर थे उनका उत्साहवर्धन किया। ऐसे में राहुल गांधी का ये बयान जो आया है वो निंदनीय है। इसके साथ ही उन्होंने पहले शुरुआत जो की है वो मध्य प्रदेश में सरकार बनने की शुरुआत की है। दावे किए हैं कि मध्य प्रदेश में एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनेगी, बड़े बहुमत के साथ सरकार बनेगी। वहीं उन्होंने राजस्थान की सरकार जो गहलोत सरकार पिछली सरकार थी उस पर लगातार हमला किया। उन्होंने कहा कि 20,000 करोड़ का जल जीवन मिशन जो घर घर में पानी पहुंचाने का काम पीएम नरेंद्र मोदी ने दिया था उस पर 20,000 करोड़ का घोटाला किया गया। जो भवन है उसमें से सोने और जो जेवरात है वो निकलकर सामने आए, पैसे नकदी निकल के आए। पहली बार ऐसा हुआ सरकारी भवन से जो सोना और नकदी निकला है। तो उन्होंने कहा भ्रष्टाचार में जो राजस्थान है वो नंबर 1 है। वहीं महिलाओं की भी उन्होंने बात की, महिलाओं में जो राजस्थान है वो महिलाओं के अपराधीकरण में वो नंबर 1 है और जो साइबर क्राइम है वहां पर भी नंबर 1 है। तो कई बार वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की सरकार और गहलोत सरकार पर निशाना साधते नजर आए। आप देखिए कि मध्य प्रदेश का जो लगा हुआ इलाका माना जाता है तो वो रतलाम साइड से जो उधर का इलाका है वो राजस्थान से जुड़ जाता है और राजस्थान में इस समय 25 नवंबर को वोटिंग है। ऐसे में मध्य प्रदेश के कई बड़े नेता, दिग्गज नेता राजस्थान में चुनाव के लिए पहुंचे, प्रचार प्रसार के लिए पहुंचे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश का भी प्रभाव राजस्थान में रहता है, लगे इलाकों में प्रभाव रहता है। तो वहां सीएम शिवराज सिंह चौहान जब वहां पहुंचे तो उन्होंने साफ तौर पर कांग्रेस
राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा पर निशाना साधते नजर आए, वहीं गहलोत सरकार पर भी लगातार हमले करते रहे। तो साफ मामला साफ है कि यहाँ पर भी दावे किए जा रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बनेगी, और एक बार कांग्रेस जो राजस्थान का पैटर्न देखे तो वहां एक बार कांग्रेस आती है, एक बार बीजेपी आती है। तो इस पैटर्न को देखते हुए इस बार वो फिर से दावा कर रहे हैं कि बहुमत के साथ जो बीजेपी की सरकार आएगी। वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ किया है आज के दौरे में, जो उन्होंने भाषण दिया तो उसमें कहा उन्होंने कि अब पैटर्न ये बदल जाएगा, यहाँ से गहलोत सरकार हमेशा के लिए चली जाएगी, कांग्रेस सरकार हमेशा के लिए चली जाएगी। इससे पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान राहुल गांधी पर लगातार निशाना साधते आए। राहुल गांधी को उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी के वचनों को पूरा कर रहे हैं कि उन्होंने जब शुरुआत की थी कांग्रेस की तो उन्होंने कहा था अब कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए। तो राहुल गांधी उसी नक्शे कदम पर चल रहे हैं, और आगे देखिए राहुल गांधी कांग्रेस को खत्म करने में लगे हुए हैं। उन्होंने राहुल गांधी को आड़े हाथ लेते ये भी कहा कि राहुल गांधी राष्ट्रीय शर्म का विषय है, अगर ऐसा मखौल उड़ाते हैं जब पीएम नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री एक स्टेडियम में पहुंचा उत्साहवर्धन के लिए। तो इन सब बातों को लेकर वहां पे प्रभाव डालने की कोशिश की जा रही है। हालांकि कुछ योजनाओं को लेकर भी उन्होंने प्रभाव डाला कि जो मध्य प्रदेश में योजनाएं चल रही थी वहां पर कितना लाभ लोगों को मिला है, ऐसी योजनाओं के जरिए वो राजस्थान की जनता को भी साधने की कोशिश करे। जी वैशाली जी सत्यम, जैसे कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने राजस्थान सरकार को भ्रष्टाचार और क्राइम रोकने में नाकाम बताया है। उन्होंने अपनी घोषणा में कहा था कि उन्होंने बताया था कि भ्रष्टाचार और क्राइम रोकने में राजस्थान जो सरकार है वो पूरी तरह से नाकाम है। तो क्या लगता है ये एक चुनावी शिगुफा है या इससे ज्यादा और कुछ? देखिए जो आंकड़े कहते हैं, आंकड़ों के हिसाब से चले तो मध्य प्रदेश सहित राजस्थान में महिलाओं के जो अपराधीकरण में वो नंबर 1 है, और जो साइबर क्राइम सबसे ज्यादा संख्या आई है वो राजस्थान और अन्य जिलों में भी, अन्य राज्यों में भी आई है। तो स्वाभाविक तौर पर है जो आंकड़ों के हिसाब से, और चूंकि चुनाव है तो आरोप प्रत्यारोप का तो दौर चलेगा ही। इसके साथ ही जो लगातार हमले किए जा रहे हैं, जो अपराध हुए हैं राजस्थान में, देखिए कई बार अपराध हुए। उन्होंने महिला अपराधों को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कई बार एग्जाम्पल भी दिया कि यहाँ महिला अपराध हुआ है। ऐसे महिला साइबर क्राइम में भी नंबर 1 रहा है। भ्रष्टाचार को लेकर 20,000 करोड़ का घोटाला होता है तो ये नंबर, जो सरकारी भवन है वहां से पैसे निकलते हैं। तो कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहेगा। वहीं गहलोत सरकार भी लगातार, जो भाजपा सरकार पिछली सरकार थी उन पर आरोप लगाती आई है, और खुद की सरकार की जो कामयाबी है उनको गिनाते आई है। तो ये चुनाव में आरोप प्रत्यारोप के दौर तब तक चलते रहेंगे जब तक ये 25 नवंबर को मतदान नहीं हो जाता। उसके बाद 3 दिसंबर को जब रिजल्ट आएगा इन आरोप प्रत्यारोप और दावे वादों का दौर खत्म होगा, और जनता बताएगी कि कौन विधानसभा में पहुंचता है, किसकी सरकार बनती है, बीजेपी या कांग्रेस। सत्य में तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी के साथ बढ़ते हैं तीसरी बड़ी खबर की ओर, जहां पर आपको बता दें सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने बुधवार को एनसीईआरटी के सिलेबस में रामायण और महाभारत को शामिल करने को लेकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हुए विरोध जताया है। इसके साथ ही उन्होंने जातीय भेदभाव और पारिवारिक विघटन पैदा करने का आरोप लगाया है। मौर्य ने कहा कि एनसीईआरटी और सरकार रामायण महाभारत को पाठ्यक्रम में शामिल कर तमाम देवियों के चीरहरण को बढ़ावा देना चाहती है। अब फिर से शंभुकु का सिर और एकलव्य का अंगूठा ना काटा जाए, इस बात को भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है। सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि इससे जातीय भेदभाव और पारंपरिक विघटन बढ़ेगा। आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बयान दिया है जहां पर उन्होंने कहा है कि सिलेबस में रामायण और महाभारत को शामिल करने को लेकर उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करा है जिसपे उन्होंने विरोध जताया है। इसके साथ ही उन्होंने जातीय भेदभाव और पारिवारिक विघटन पैदा करने का आरोप लगाया है। मौर्य ने कहा है कि एनसीईआरटी और सरकार रामायण महाभारत को पाठ्यक्रम में शामिल कर तमाम देवियों के चीरहरण को बढ़ावा देना चाहती है। इसी के साथ अब फिर से शंभुक का सिर और एकलव्य का अंगूठा ना काटा जाए, इस बात को भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है। सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि इससे जातीय भेदभाव और पारिवारिक विघटन बढ़ेगा। और आइए इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेते हैं लखनऊ से हमारे ब्यूरो हेड प्रशांत राव से। जी प्रशांत, आपसे सवाल है मेरा कि राम के देश में रामायण पर आखिर महाभारत क्यों है? बिल्कुल वैशाली, जिस तरीके से लगातार समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य एक के बाद एक अपने बयान जारी कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले उन्होंने दीपावली से पहले यहाँ पर माता लक्ष्मी के ऊपर एक टिप्पणी की थी जिसमें अपनी पत्नी की पूजा कर रहे थे। तो उन्होंने कई ज्ञान की बातें
एक अपने सोशल मीडिया के माध्यम से यहाँ बताने की कोशिश की। इसके बाद अब उन्होंने रामायण को पाठ्यक्रम में शामिल करने को लेकर अपना विरोध जताया है। तमाम तर्क उन्होंने पेश किए हैं, जिसमें चाहे पर वो माता सीता हो, सीता हो, इनको भी उन्होंने टिप्पणी पूर्वक लिखा है कि किस तरीके से इन लोगों को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। और नारी के प्रत्याग को लेकर भी इन्होंने लिखा है, माता सीता हो या फिर सुप्रथा हो, इनको भी जिक्र करते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहीं ना कहीं धर्म या आस्था या जो कहा जाए कि रामायण के ऊपर एक बार फिर स्वामी प्रसाद मौर्य ने सवाल खड़े कर दिए हैं। और स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार इस तरीके की धार्मिक बातों को लेकर चर्चा में रहते हैं। कभी ना कभी उनके कोई ना कोई विचार कुतर्क के रूप में यहाँ सामने आ जाते हैं। यह विवाद का विषय भी बन जाता है और इसके साथ ही यह बहस का विषय भी होता है। यूपी की सियासत को गर्म करने वाला भी एक मामला तूल पकड़ने लगता है। स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा जिस तरीके से ट्विटर यानी कि सोशल मीडिया एक्स पर ये लिखा गया है, उसके बाद एक नई सियासी हलचल तेज हो गई है। और जो सत्ता दल बीजेपी है या कांग्रेस है, बहुजन समाज पार्टी है, अन्य तमाम जो दल है वो समाजवादी पार्टी को घेरने लगे हैं। क्योंकि लगातार जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा धार्मिक बातों पर यहाँ टिप्पणी की जाती है, उसको लेकर सपा को यहाँ कहीं ना कहीं विरोध झेलना पड़ रहा है। सपा के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा जिस तरीके से कहा गया है कि वैवाहिक प्रस्तावों पर नाक कान काटने की त्रासदी व द्रौपदी जैसी अन्य तमाम देवियों को चीर को बढ़ावा देने चाहती है, ये भाई भाई से लड़ाने का काम किया तो दूसरे ने भाइयों को आपस में लड़ाया, क्या सरकार पारिवारिक विघटन को और बढ़ाने देने के पक्ष में है? इस तरीके से सवाल खड़ा किया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बात पाठ्यक्रम की देश के वीरों को पढ़ाने की है, तो वर्तमान में राष्ट्र में उन महान वीर सपूतों को भी उन्होंने गिनाया है, जिसमें तमाम वीर सपूत है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर है, रानी लक्ष्मीबाई है, झलकारी बाई है, वीरांगना उदा देवी पासी, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, अशरफ उल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, उधम सिंह जैसे तमाम उन्होंने महान विभूतियों को कहा कि इन लोगों को पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए। और उनकी देश में जिस तरीके से भूमिका रही है, चाहे स्वाधीनता आंदोलन को हो या फिर सामाजिक आंदोलन हो या फिर जाति प्रथा उन्मूलन को लेकर इन लोगों के द्वारा जो भी आंदोलन किए गए हैं, तो ऐसे वीर नायकों को पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए ताकि देश के लोग उनको पढ़ें और जानें। लेकिन जिस तरीके से विवाद उनकी रामायण को लेकर यहाँ खड़ा हुआ कि पाठ्यक्रम में शामिल करने को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो तर्क दिए हैं, उस पर विवाद खड़ा हो गया है। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर बच्चों की समय से फीस जमा हो जाए, उन्हें मूलभूत सुविधाएं मिल जाए, तो उन्हें बहुत सी सहूलियत सरकार की तरफ से मिल सकती है। तो ये है कि सरकार की मानसिकता पे कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य ने सवाल उठाए। लेकिन जो सवाल उठाने की उनकी मानसिकता है वो धार्मिक आस्थाओं को ठेस पहुंचाने की भी है। जी प्रशांत, जैसे कि ये जो बीजेपी में थे जब स्वामी प्रसाद मौर्य, तब भी क्या वो इस तरीके के बयान देते थे? क्या इस तरीके के बयान ही उनका मतलब निकलते थे, इस तरह के बयान? और उसके बाद भी हमेशा उनके बयान इतने विवादित क्यों रहते हैं? आखिर क्या वजह रहती है कि वो इतने विवादित बयान देते हैं? क्या बीजेपी से निकलने के बाद उनको ये प्रेरणा मिली है? अब देखिए, तो 5 साल तक स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी में मलाई चाट कर रहे हैं, वहां कैबिनेट मंत्री के दर्जे पर रहे हैं, उन्हें काफी औहदा मिला था, श्रम मंत्री थे यहाँ पर। उसके बावजूद क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य जब तक बीजेपी में रहे तो संगठन के अनुसार काम किया। लेकिन जैसे ही 2022 का विधानसभा चुनाव आया, स्वामी प्रसाद मौर्य का भारतीय जनता पार्टी से मोह भंग हो गया। उन्होंने हालांकि उस दौरान बहुजन समाज पार्टी में जाने की कोशिश की, लेकिन बहुजन समाज पार्टी की चीफ मायावती ने उन्हें स्वीकार नहीं किया, जिसके बाद वो सीधे समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। और समाजवादी पार्टी में आज वो बड़े ओहदे पर हैं, जो कहा जाए कि वो राष्ट्रीय महासचिव है और इसके साथ ही समाजवादी पार्टी के विधान परिषद सदस्य भी हैं। तो ऐसे में जिस तरीके से अनर्गल बयानबाजी आ रही है, उसे कहीं ना कहीं देखा जाए कि सामाजिक भाईचारा भी खराब हो सकता है, या फिर यह कहें कि धार्मिक भावनाओं को भी स्वामी प्रसाद मौर्य ठेस पहुंचा रहे हैं। इसके साथ ही एक स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ वर्ग भी खड़ा हो गया है, जो इन बातों को लेकर कहीं ना कहीं वो कहते हैं कि सैद्धांतिक रूप से जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य लिख रहे हैं, ये लोगों को स्वीकार कर लेना चाहिए। जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पर दीपावली से पहले अपनी पत्नी की पूजा करना, गृहिणी की पूजा करना, देवी की पूजा करना कहा, तो उन्होंने कहा कि लक्ष्मी के 4 हाथ कैसे हो सकते हैं? आज तक किसी भी जाति धर्म मजहब में ऐसे लोग नहीं पैदा हुए जिनके 4 हाथ, 10 हाथ या अन्य 1000 हाथ हो। तो यह भी टिप्पणी की थी। तो जो नास्तिक प्रवृत्ति के लोग हैं वो स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ खड़े हुए हैं, लेकिन जो धार्मिक आस्था रखते हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं लगता है कि उनके आराध्य देव पर टिप्पणी जिस तरीके से की जा रही है वो समाजवादी पार्टी के मुखिया की मानसिकता हो सकती है। या इसके साथ ही कांग्रेस के नेताओं ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के स्लीपर सेल के रूप में कांग्रेस के समाजवादी पार्टी के लोग काम कर रहे हैं। लेकिन एक बात जरूर है, जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य केवल हिंदू धार्मिक ग्रंथों पर ही टिप्पणी कर रहे हैं, अन्य किसी धार्मिक बातों को लेकर कोई टिप्पणी नहीं की जाती है,
तो यह मानसिकता साफ जताती है कि स्वामी प्रसाद मौर्य केवल और केवल हिंदू धार्मिक ग्रंथों पर ही सवाल उठा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं उनकी संकुचित मानसिकता भी हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से 3 तलाक या हलाला जैसे मुद्दे मुस्लिम जो उनकी शरिया में लिखे हुए हैं मुस्लिम धर्मों में, उसको लेकर कभी भी स्वामी प्रसाद मौर्य ने कोई टिप्पणी नहीं की है। ईसाइयत में जिस तरीके से लोगों को पैसे देकर या उन्हें प्रलोभन देकर यहाँ धर्म परिवर्तन कराया जाता है, उसको लेकर कभी स्वामी प्रसाद मौर्य ने टिप्पणी नहीं की है। तो अन्य ऐसे धर्म है जहां पर धर्म परिवर्तन के मामले हो या धर्मों के अंदर अंधता हो, नारी शोषण हो या फिर व्यक्ति विशेष शोषण हो, उस पर कभी भी स्वामी प्रसाद मौर्य ने टिप्पणी नहीं की है। तो साफ है कि स्वामी प्रसाद मौर्य केवल हिंदू सनातन धर्मों के जो ग्रंथ हैं उनको टारगेट करने का काम कर रहे हैं। ये उनकी संस्कृत मानसिकता भी कह सकते हैं, या फिर कहे एक सोची समझी रणनीति भी हो सकती है कि समाजवादी पार्टी एक वर्ग विशेष के लोगों को अपने पाले में लाने को लेकर कैप्टन बनाकर यहाँ पर उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य को उतार दिया है, और एक वर्ग विशेष भी स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ जुड़ गया है जो उनके समर्थन में भी है। वर्ग विशेष एक नास्तिक प्रवृत्ति के लोग हैं जो उनके समर्थन में लगातार उनके सोशल मीडिया पर उनका समर्थन कर रहे हैं, उनके विचारों का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन यह भी है कि स्वामी प्रसाद मौर्य केवल हिंदू धर्म को टारगेट कर रहे हैं, जबकि अन्य धर्मों में भी कई ऐसी गड़बड़ियां हैं जिसको लेकर उनके धार्मिक लोग भी अपने धर्म में तमाम परिवर्तन चाहते हैं, खासकर महिलाएं हैं, बेटियां हैं। उसको लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने आज तक कोई बयान नहीं दिया है, और जब भी कभी मीडिया ने उनसे सवाल किया तो उन्होंने यही जवाब दिया है कि ये उनके धर्म का मामला है। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश में वह समाजवादी पार्टी के विधान परिषद सदस्य हैं, लेकिन रामायण हो या अन्य जो वेद पुराण है या उपनिषद है, उनको स्वामी प्रसाद मौर्य का सवाल खड़ा करना यह साफ रूप से है कि वो कहीं ना कहीं अपने पार्टी के अध्यक्ष या फिर व्यक्तिगत तौर पर अपने मनोभाव के रूप में वो ये बयान पेश कर रहे हैं जिसमें सामाजिक भाईचारे व्यवस्था पैदा हो। इसको लेकर कई बार उन पर FIR भी दर्ज की गई और समय समय पर बहुत ही कार्रवाइयों को लेकर मुख्यमंत्री से या फिर DGP से मांग की जाती है। स्वामी प्रसाद मौर्य का यह बयान उत्तर प्रदेश की सियासत में एक नया हलचल पैदा करने वाला बयान है, और समय समय पर यह बयान कहीं ना कहीं पार्टी के लोग यह भी कह देते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य का यह व्यक्तिगत बयान है। लेकिन रोक लगाने को लेकर सपा मुखिया अखिलेश यादव या उनके अन्य नेताओं ने कभी भी कोई पत्र नहीं लिखा या ऐसी कोई सार्वजनिक बात नहीं की है। तो इस पर भी समाजवादी पार्टी के मुखिया और नेताओं पर भी सवाल खड़े होते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य की जुबान क्यों बंद नहीं की जा रही है। केवल हिंदू सनातनी धर्म के लोगों की आस्था को ठेस पहुंचाने को लेकर ये एक सोची समझी रणनीति भी मानी जा रही है। जी प्रशांत, ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर, जो कि हमारी चौथी और आखिरी बड़ी खबर है, जहां पर उत्तराखंड के उत्तरकाशी की सिलक्यारा टनल में 11 दिन से फंसे 41 मजदूरों के जल्द बाहर निकलने की उम्मीद जताई जा रही है। बता दें, टनल में एंट्री पॉइंट में अमेरिकी आंगर मशीन करीब 40 मीटर तक 800 करीब 32 इंच का पाइप ड्रिल कर चुकी है। वहीं अब लगभग 25-30 मीटर की ड्रिलिंग बाकी है। साथ ही आज शाम या कल तक ड्रिलिंग पूरी होने की उम्मीद जताई जा रही है। बता दें, ड्रिलिंग का काम पूरा होने के बाद 32 इंच के पाइप के जरिए NDRF की टीम टनल के अंदर जाकर मजदूरों को बारी बारी से निकालेगी। वहीं रेस्क्यू ऑपरेशन के करीब पहुंचने की स्थिति को देखते हुए उत्तराखंड प्रशासन ने घटनास्थल पर 40 एम्बुलेंस मंगवाई हैं। इसके अलावा डॉक्टरों की टीम भी पहुंच गई है। उत्तरकाशी और एम्स ऋषिकेश को अलर्ट मोड पर रखा गया है। साथ ही मजदूरों को एयरलिफ्ट करने की भी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड में उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल में 11 दिन से फंसे 41 मजदूरों को जल्द बाहर निकालने की उम्मीद अब यहां पर नजर आ रही है। बता दें कि टनल के एंट्री पॉइंट में अमेरिकी आंगर मशीन से करीब 40 मीटर तक 32 इंच का पाइप ड्रिल कर चुकी है, और साथ ही वहीं अब लगभग 20 से 30 मीटर की ड्रिलिंग ही बाकी रह गई। ऐसा बताया जा रहा है कि आज शाम या कल तक ड्रिलिंग पूरी होने की उम्मीद जताई जा रही है। बता दें कि ड्रिलिंग का काम पूरा होने के बाद अब 32 इंच के पाइप के जरिए NDRF की टीम टनल के अंदर जाकर मजदूरों को बारी बारी से निकालेगी। और आइए इस खबर पर हमारे साथ जुड़े हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार नीरज कोहली जी। सर, मैं आपसे यहाँ पर ये जानना चाहूंगी कि 11 दिन से यहाँ पर मजदूर फंसे हुए हैं, 11 दिन बीत चुके हैं। किस हद तक अब ये काम जो है रेस्क्यू का काम कहां तक पहुंचा है? आखिर कब तक उम्मीद जताई जा सकती है कि ये मजदूर अब 11 दिन बाद बाहर आ सकेंगे? वैशाली, देखें कि जो आज उत्तरकाशी से जो आधिकारिक रूप से जो डिटेल्स आई है, जो खबर आई है, जो जानकारी हमारे पास आई है जी, उसके अनुरूप जो है आज का दिन काफी सुखद है और अच्छा है। काम बहुत तेजी से चल रहा है और 39 मीटर तक जो है ड्रिलिंग टनल के अंदर हो चुकी है जी। और जो टनल का दूसरा छोर है, दूसरे वाला छोर है, वहां पर भी हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग हो रही है और वो भी 8 मीटर तक हो चुकी है।
और दूसरी बात यह है कि जो हमारे 41 के 41 श्रमिक हैं टनल के अंदर फंसे हुए, वो सबके सब सुरक्षित हैं। टेलीफोनिक उनसे आज बातचीत हुई है और एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों ने उनसे संपर्क साधा, तो वो लोग सब लोग सुरक्षित हैं और सही से हैं। बल्कि जब उनसे संपर्क किया जा रहा था तो सबसे पहले जो यहाँ जो रेस्क्यू करने वाली टीमें हैं उन्होंने एक एक करके डॉक्टर से बात कराई ताकि उनके स्वास्थ्य का परीक्षण हो जाए और स्वास्थ्य की उनका हेल्थ की जानकारी मिल जाए कि सब लोग ठीक हैं। तो सबकी बारी बारी से डॉक्टर से बात हुई। अगर किसी ने कोई अपनी तकलीफ या दिक्कत बताई तो उनको उसके अनुरूप जो है मेडिसिन वगैरह भी उनको अंदर भेजी गई हैं और उनको जो जरूरत की जो दैनिक यूज की जो चीजें होती हैं जो चाहिए होती हैं वो सब उनको सारी की सारी चीजें भी उनको प्रोडक्ट्स भी पाइप के थ्रू जो है अंदर भेजे गए हैं और एक एक करके सब श्रमिकों का हाल भी पूछा गया। तो जो संवाद हुआ है आज आप श्रमिकों से वो बहुत सुखद है। शुभ है कि जो ये मिशन चल रहा है रेस्क्यू का कि हम ये बहुत डे बाय डे जो है कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हैं। 39 मीटर का ये मतलब है कि हम काफी कुछ आगे तक बढ़ गए हैं और उम्मीद करते हैं कि अभी ये तो कुछ तरीके से नहीं कहा जा सकता कि कब तक इस मिशन में हमें कामयाबी मिलेगी, लेकिन लगता है कि मंजिल बहुत करीब है क्योंकि टनल के दोनों तरफ से काम चल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे श्रमिक हैं वो सुरक्षित हैं और सही से हैं और अगर उनको कोई दिक्कत परेशानी है तो उस तरह की डॉक्टर से जो है उनको मेडिसिन वगैरह दवाइयाँ वगैरह सब चीजें उनको अंदर तक पहुंच रही हैं। तो ये अब तक का आज का जो है अभी थोड़ी देर पहले तक का ये अपडेट है उत्तरकाशी से जो आया है। जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और 4 बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।